नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है जीनियस एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि हमारी पिछली स्लाइड चल रही थी बायोलॉजी की, जिसमें हमने बायोलॉजी के क्लास 12th के चैप्टर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में चर्चा की थी। यदि आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके सबसे पहले उन वीडियो को देख लें, जिससे आपको अच्छे से कंटेंट समझ में आ जाए। क्योंकि हमने उसमें नंबर वाइज नंबर चर्चा की है, जैसे पुष्पी पादपों में पुष्प की संरचना, पुष्प की पश्च निषेचन घटनाएं, निषेचन के पूर्व घटनाएं क्या होती हैं उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। परागण क्या होता है, परागण के प्रकार, परागण के लाभ तथा हानियों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। और अनिषेक जनन या अनिषेक फलन तथा बहुभ्रूणता क्या होती है, इन टॉपिकों के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमारा टॉपिक है लघु बीजाणु जनन या लघु बीजाणु धानी का निर्माण किस प्रकार होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। या फिर आवृत बीजी पौधों में नर युग्मकोद्भिद का निर्माण किस प्रकार होता है, उस टॉपिक पर हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए हम चंद लाइनों से आज के टॉपिक के बारे में चर्चा करना स्टार्ट करते हैं। कि हालात के कदमों में कभी कलंदर नहीं गिरता, टूटे अगर सितारा तो कभी जमी पर नहीं गिरता, बड़े शौक से गिरा करते हैं समंदर में दरिया, लेकिन कोई भी समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। तो आइए आज के टॉपिक के बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे टॉपिक है हमारा, क्वेश्चन हमारा कैसे आता है बोर्ड एग्जाम में, जो क्वेश्चन बनेगा आपका वो बनेगा आवृत बीजी पौधों में, आवृत बीजी पौधों में नर युग्मकोद्भिद के विकास पर टिप्पणी। यानी कि जो हमारा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो हमारा क्वेश्चन किस प्रकार बनता है, आवृत बीजी पौधों में नर युग्मकोद्भिद के विकास पर टिप्पणी, या फिर हम कह सकते हैं लघु बीजाणु जनन या लघु बीजाणु धानी का निर्माण किस प्रकार होता है। इस प्रकार से आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। और बोर्ड एग्जाम से हमारा ये क्वेश्चन हम जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आने वाला है। तो आइए हम चर्चा करते हैं लघु बीजाणु धानी या बीजाणु जनन पर। तो अब हम चर्चा करते हैं लघु बीजाणु धानी का निर्माण तथा लघु बीजाणु जनन क्या होता है। परागकोश की पाली में, परागकोश की पाली में दो कोष्ठक होते हैं। परागकोश की पाली में दो कोष्ठक होते हैं। इन्हें परागवेश्म या परागधानियां या लघु बीजाणु धानियां कहती है। लघु बीजाणु धानियां कहती है। परागकोश की पाली में, परागकोश की पाली यानी कि परागकोश जो मैंने बताया था आपको, परागकोश की संरचना किस प्रकार होती है, यानी कि इस प्रकार परागकोश बना हुआ होता है। इस प्रकार से जुड़े हुए रहते हैं परागकोश। यानी परागकोश की जो पाली होती है उसमें दो कोष्ठक होती है, यानी कि एक कोष्ठक इधर बटा हुआ होता है, एक इधर पर बटा हुआ होता है। उसे ही हम पराग बेस्म या पराग धानियां या फिर लघु बीजाणु धानियां कहते हैं।
और पराग कोश में पराग कण पराग कोश में पराग कण या लघु बीजाणु पराग कोश में परागकण या लघु बीजाणु के बनने की क्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। यानी परागकोश में परागकोश की पाली में दो कोष्ठक होते हैं, इन्हें परागवेश में या परागधानियां कहते हैं। परागवेश में या परागधानियां फिर लघु बीजाणु धानियां कहते हैं। परागकोश में परागकण या लघु बीजाणु के बनने की क्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। अब चर्चा करते हैं हम परागकोश में। तो परागकोश जो होता है, परागकोश परागकोश विभज्योतक कोशिकाओं का समूह होता है। परागकोश क्या होता है? विभज्योतक कोशिकाओं का समूह होता है जिसके बाहर यानी कि जिसमें एक कोशिकीय एक कोशिकीय बाह्य त्वचा होती है, जिसमें एक कोशिकीय बाह्य त्वचा होती है। परागकोश के मध्य में पराग कोश के मध्य में पराग संवहन कोशिकाओं पराग संवहन ऊतकों से संवहन ऊतकों का निर्माण होता है। पराग संवहन ऊतकों का निर्माण होता है। परागकोश की पाली में दो कोष्ठक होते हैं, इन्हें परागवेश में या परागधानियां या फिर लघु बीजाणु धानियां कहते हैं। परागकोश में परागकण या फिर लघु बीजाणु के बनने की क्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। परागकोश विभज्योतक कोशिकाओं का एक समूह होता है जिसमें एक कोशिकीय बाह्य त्वचा होती है। परागकोश के मध्य में पराग संवहन ऊतक, यानी संवहन ऊतक कहने का मतलब यह है किसी पौधे में संवहन ऊतक कौन से होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा जाइलम और फ्लोएम। यानी फ्लोएम क्या होता है? भोजन, बने हुए भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। जाइलम क्या होता है? जाइलम कच्चे पदार्थों को जड़ से अवशोषित करके पौधे के कहाँ पहुंचाता है? पौधे की पत्तियों में पहुंचाता है, जिसमें पौधे के भोजन का निर्माण होता है। तो ऐसे ही परागकोश के मध्य में पराग संवहन ऊतक होते हैं। संवहन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले ऐसे ऊतक होते हैं जिनसे संवहन ऊतक का निर्माण होता है। केंद्रीय
भाग यानी कि पराग कोश का केंद्रीय भाग तथा केंद्रीय भाग के चारों ओर के भाग को योजी कहते हैं। केंद्रीय भाग के चारों ओर को योजी कहते हैं, यानी केंद्रीय भाग में जो हिस्सा होता है, जैसे मैंने संरचना बनाई थी आपको इस प्रकार से, हमने एक संरचना बनाई थी परागकण की, पराग कोश की संरचना, इस प्रकार से एक संरचना बनाई थी। उस संरचना में जो यहाँ का जो एरिया था, यानी कि यहाँ पे कोशिकाएं थी, चारों तरफ कोशिकाएं थी, तो यहाँ का जो एरिया था उसको हम योजी कहते हैं, वो योजी कहलाता है। तो केंद्रीय भाग के चारों ओर के भाग को क्या कहते हैं? योजी कहते हैं, जिससे चारों तरफ की जो परतें होती हैं वो योजी के द्वारा पूरे परागकोश में जुड़ी हुई रहती है तथा परागकोश की चारों पालियों की बाह्य त्वचा के कोनों पर अर्धस्तरीय त्वचा होती है। अर्धस्तरीय त्वचा होती है, यानी कि परागकोश की चारों पालियां होती हैं। परागकोश में 4 पालियां होती हैं, 4 कोष्ठक बने होते हैं, भेषम होते हैं, जिसमें परागकणों का निर्माण होता है। तो परागकोश की चारों पालियों के बाह्य त्वचा के कोनों पर अर्धस्तरीय त्वचा होती है, जो स्पष्ट तथा बड़ी दिखाई देती है। जो स्पष्ट तथा बड़ी दिखाई देती है, इसे प्रप्रसु कोशिका कहते हैं। इसे प्रप्रसु कोशिका कहते हैं, जो विभाजित होकर 2 अन्य कोशिकाओं का निर्माण करती है। 2 अन्य कोशिकाओं का निर्माण करती है। दो अन्य कोशिकाओं का निर्माण करती है। नंबर 1 जो बाहरी कोशिका होती है, बाहरी कोशिका प्राथमिक वित्तीय कोशिका, और नंबर दूसरी होती है भीतरी कोशिका। बाहरी कोशिका जो होती है वो प्राथमिक वित्तीय कोशिका होती है, और भीतरी कोशिका जो होती है वो प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका। प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका। पराग कोश की पाली में 2 कोष्ठक होते हैं, जिन्हें पराग भेषम या परागधानियां
या लघु बीजाणु धानियां कहते हैं। पराग कोश में परागकण या लघु बीजाणु के बनने की क्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। पराग कोश विभज्योतक कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें एक कोशिकीय बाह्य त्वचा होती है। पराग कोश के मध्य में प्राक संवहन ऊतक से संवहन ऊतक का निर्माण होता है तथा केंद्रीय भाग के चारों ओर के भाग को योजी कहते हैं। पराग कोश की चारों पालियों के बाह्य त्वचा के कोनों पर अर्धस्तरीय कोशिका पाई जाती है या अर्धस्तरीय कोशिका होती है जो स्पष्ट तथा बड़ी दिखाई देती है। इसे प्रप्रसू कोशिका कहते हैं जो विभाजित होकर दो अन्य कोशिकाओं का निर्माण करती है जिसमें बाहरी कोशिका होती है प्राथमिक भित्ति कोशिका तथा भीतरी जो कोशिका होती है वो बीजाणु जनक कोशिका होती है। पराग कोश के जो बाहर की तरफ कोशिका होती है उसको प्राथमिक भित्ति कोशिका कहते हैं और जो अंदर की तरफ होती है उसको प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका कहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे प्राथमिक भित्ति कोशिका पर। और चर्चा करेंगे प्राथमिक भित्ति कोशिका। प्राथमिक भित्ति कोशिका अब चर्चा करेंगे प्राथमिक भित्ति कोशिका पर। प्राथमिक भित्ति कोशिका क्या होती है? तो यह पराग कोश के या पराग वेश्म की भित्ति बनाती है। पराग वेश्म की भित्ति बनाती है यानी कि प्राथमिक भित्ति कोशिका जो होती है पराग वेश्म की भित्ति बनाती है जो अंतःभित्ति तथा मध्य स्तर में बटी रहती है। मध्य स्तर में बटी रहती है। मध्य स्तर 2 या 3 स्तरों से बनी होती है। यानी मध्य स्तर 2 या 3 स्तरों से बनी होती है। मध्य स्तर के सबसे भीतरी परत को टेपिटम कहते हैं। पराग कोश की भित्ति बनाती है यानी कि ये जो प्राथमिक भित्ति कोशिका जो है वो पराग वेश्म की भित्ति बनाती है जो अंतःभित्ति तथा मध्य स्तर में बटी रहती है। मध्य स्तर 2 या 3 स्तरों से बनी होती है। मध्य स्तर के सबसे भीतरी परत को टेपिटम कहते हैं जो पराग कोश को जो पराग कणों को या लघु बीजाणु को लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती है। जो लघु बीजाणुओं को क्या करती है? पोषण प्रदान करती है। तो ये हो गया हमारा प्राथमिक भित्ति कोशिका। तो प्राथमिक भित्ति कोशिका पराग वेश्म की भित्ति बनाती है। जो भित्ति जो होती है वो अंत्य स्तर तथा मध्य स्तर में बटी रहती है या अंत्य भित्ति और मध्य स्तर में बटी रहती है। मध्य स्तर जो होता है वो 2 या 3 स्तरों में से बना होता है या बनी होती है। मध्य स्तर की सबसे भीतरी जो परत होती है उसको टेपिटम कहते हैं जो लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती है। अब दूसरी
जो कोशिका भित्ति जो बनाती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका, दूसरी हमारी क्या थी, प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका। प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका। प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका का क्या काम होता है? प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका पराग कोश में बीजाणु, पराग कोश में बीजाणु जनक कोशिकाओं का समूह बनाती है। यानी पराग कोश में बीजाणु जनक कोशिकाओं का समूह बनाती है। प्रत्येक बीजाणु जनक कोशिका, प्रत्येक बीजाणु जनक कोशिका, प्रत्येक बीजाणु जनक कोशिका पृथक होकर, पृथक यानी कि अलग होकर, पृथक होकर गोल होने लगती है। प्रत्येक बीजाणु जनक कोशिका पृथक होकर गोल होने लगती है। इनमें से कुछ कोशिकाएं टूट फूट जाती हैं। जब अलग होती हैं तो अलग होने पर ये आपस में टकराकर कुछ कोशिकाएं क्या होती है, नष्ट हो जाती है। तो इनमें से कुछ कोशिकाएं टूट फूट जाती हैं और जब ये टूटती हैं तो इनका जीव द्रव्य बचता है। जो जीव द्रव्य बचता है वो अन्य कोशिकाओं के पोषण के काम में आ जाता है। तो तथा इनका जीव द्रव्य विकासशील जो कोशिकाएं विकसित हो रही होती हैं तथा इनका जीव द्रव्य विकासशील कोशिकाओं के पोषण के काम आता है। कोशिकाओं के पोषण के काम आता है। अब इन कोशिकाओं को मातृ कोशिका कहते हैं। अब इन कोशिकाओं को मातृ कोशिका कहती है। अब इन कोशिकाओं को मातृ कोशिका कहती है। तो पराग कोश में बीजाणु जनक कोशिकाओं का समूह बनाती हैं। पराग कोश में यानी कि बीजाणु जनक कोशिका क्या होती है, बीजाणु जनक कोशिकाओं का ही समूह बनाती है। प्रत्येक बीजाणु जनक कोशिका पृथक होकर यानी कि अलग होकर गोल होने लगती है। इनमें से कुछ कोशिकाएं क्या होती हैं, टूट फूट जाती हैं तथा इनका जो जीव द्रव्य होता है, टूटने पर जो जीव द्रव्य बचता है कोशिकाओं का, वो विकासशील कोशिकाओं जो कोशिकाएं विकास कर रही होती हैं उनके पोषण के काम में आ जाता है। तथा अब जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, मातृ कोशिका कहते हैं। अब हम लघु बीजाणु पर चर्चा करेंगे या परागकण पर। अब हम चर्चा करेंगे परागकण या लघु बीजाणु पर। परागकण या लघु बीजाणु प्रत्येक लघु बीजाणु
कोशिका प्रत्येक लघु बीजाणु कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती है। प्रत्येक लघु बीजाणु कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती है और चार अगुणित लघु बीजाणु बनाती है। प्रत्येक लघु बीजाणु कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती है और चार अगुणित लघु बीजाणु बनाती है। ये कई प्रकार से चार के समूह में विन्यासित होते हैं। ये कई प्रकार से चार के समूह में विन्यासित होते हैं। अधिकतर द्विबीजपत्रियों में चतुष्फलकीय तथा अधिकतर एक बीजपत्रियों में समद्विपार्श्विक रूप में विन्यासित होते हैं। यानी कि अधिकतर द्विबीजपत्रियों में चतुष्फलकीय तथा अधिकतर एक बीजपत्रियों में समद्विपार्श्विक विन्यासित होते हैं। तथा कभी कभी ये क्रॉसित रेखित तथा टी आकार के होते हैं। तो परागकण या लघु बीजाणु क्या होते हैं? प्रत्येक लघु बीजाणु कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती है और चार अगुणित लघु बीजाणु बनाती है। ये कई प्रकार से चार के समूह में विन्यासित होते हैं। अधिकतर द्विबीजपत्रियों में चतुष्फलकीय तथा अधिकतर एक बीजपत्रियों में समद्विपार्श्विक रूप में विन्यासित होते हैं तथा कभी कभी ये क्रॉसित रेखित तथा टी आकार के होते हैं या टी आकार के रूप में विन्यासित होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था लघु बीजाणु धानी का निर्माण या लघु बीजाणु जनन, इस स्लाइड में हमारा ये टॉपिक क्लियर हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। साथ ही साथ तो आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी जाएगी। वहाँ से आप
हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।